ओके हेलो। तो आज की क्लास में बड़ी ही एक थ्योरेटिकल बात पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा वैसे थ्योरेटिकल है ये, इस पे क्वेश्चन फ्रेम थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, बट इसकी थियोरी समझना बहुत ज़रूरी है। कंफ्यूजन रह जाएगी वरना फिर आगे ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्या? कंसेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी चार्ज को होल्ड करके रखने की, और ऐसी कोई चीज़ जो चार्ज को होल्ड करती है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। इतना देखा था, बट इसके पीछे और भी काफी कंसेप्ट्स हैं, इसके पीछे और भी चीजें हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बेसिकली हम देखने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखेंगे। क्यों? देखो, सबसे पहली बात, जो एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, काफी छोटा सा होता है। मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, फैराड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, और ये यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। ठीक है, ये इतनी बड़ी यूनिट है कि पूरे अर्थ में नहीं आएगी, इतनी है, सोचो। तो ये कहने का मतलब है किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ये यूनिट काफी बड़ी होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू काफी छोटी होती है। ठीक है, अगर आइसोलेटेड का मतलब अलग से कोई कैपेसिटर रखा है तो। ठीक है, आगे सुनो, ऐसा क्यों होता है? एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मान लो ये कोई कैपेसिटर है जिसके ऊपर Q चार्ज है और इसका रेडियस R है। ठीक है, अब इसी को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पे एक कंडक्टर जो है, व्हेन अ कंडक्टर होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इट्स पोटेंशियल इज आल्सो हाई। अगर तुम लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तभी यहां से हमारे पास Q इज इक्वल टू CV आया था, याद होगा तुम लोग को। ठीक है, तो कहने का मतलब है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, यानी अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो साथ के साथ पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो यानी अगर इसके ऊपर तुम चार्ज डाल रहे हो तो इसके साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अब आगे देखो, अब होगा क्या कि इफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाई इनफ। अब इसके साथ, अब देखो, इसमें पोटेंशियल है तो पक्का ये बात भी है कि क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो कहने का मतलब है इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना फॉर्मूला होगा वैसे तो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। खैर वो वाली बात हटाओ, बट इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो काफी क्या होगी? हाई होगी, बहुत उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। बहुत ज्यादा चार्ज तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता था ना, V/D होता है। तो यहां साफ साफ देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। ये वाला फॉर्मूला भी मैं सब कुछ करा चुका हूं पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो उसके वजह से होगा क्या कि जो आसपास के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे। जो एयर के अंदर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लगेंगे? आयनाइज हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो एटम मॉलिक्यूल भी आयनाइज होने लगेंगे। आयनाइज समझते हो ना? आयनाइज का मतलब या तो वो अपना चार्ज लूज करेंगे या चार्ज गेन करने लगेंगे, सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, तो अगली बात, अब इसके वजह से होगा क्या? इसके वजह से ये होगा कि अगर मान लो अगर बिगर ब्रेकडाउन अकर्स, अगर मान लो एक बड़ा सा ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि आसपास बहुत ज्यादा आयनाइजेशन हो गया, तो इसके वजह से होगा क्या कि द सराउंडिंग मीडियम पुट्स अ चार्ज ऑन द कंडक्टर। इसका क्या मतलब है कि अगर इसके ऊपर जो भी तुमने चार्ज पुट किया है, ठीक है, अगर आसपास आयनाइज हो गया तो आयनाइज होने की वजह से अपने आप ये जो चार्ज है यहां से क्या करने लगेगा? लीक करने लगेगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, मान लो इस पे तुमने बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर दिया, आसपास की एयर आयनाइज हो गई और नेगेटिव हो गई। अब तुम बोलोगे भैया एयर पे कैसे चार्ज आ सकता है? आ सकता है भाई, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एयर भी आयनाइज हो सकती है। अब आयनाइज होगी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने आप धीरे धीरे लीक होकर नेगेटिव के पास चले जाने लगेगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब है तुम पॉजिटिव डालोगे, बाहर नेगेटिव होगा, वो वापस से क्या हो जाएगा? लीक होता चला जाएगा। तो एट द एंड वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा। यानी तुम्हारे चार्ज डालने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आसपास की चीजें क्या हो जाएंगी? वहां पे आयनाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब अगली बात क्या है? अब एयर के लिए, अब सिर्फ एयर की अगर बात करें, मान लो ये कंडक्टर मैंने एयर में रखा है, तो एयर के लिए जो ब्रेकडाउन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। कैसे बोल दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V/D, वोल्ट का वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर, वोल्ट पर मीटर। यानी 3 × 10⁶ की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो इतने पे तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो सोचो बाकियों का ब्रेकडाउन और भी जल्दी हो जाएगा। तो इस वजह से होगा क्या कि किसी भी कंडक्टर के
ऊपर चार्ज पुट करना इतना इजी नहीं होता। और ऐसे मतलब कंडक्टर मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर, ये सिर्फ ऐसा कंडक्टर है जो अकेला खड़ा है, इसके साथ कोई और नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो इसके ऊपर चार्ज पुट करना इज मुश्किल, इज टफ, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, एक लिमिट आ जाएगी कैपेसिटेंस की। तो मैंने कहा था, याद है, कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता कि तुम उस पर कितना चार्ज देते हो, बट एक्चुअली तुम उतना चार्ज दे भी नहीं सकते। माना उस पर चार्ज तुम देते जाओ, वो मना नहीं करेगा, बट एक्चुअल में एक लिमिट के बाद चार्ज देना मुश्किल हो जाता है, नॉट पॉसिबल, दे ही नहीं सकते, प्रॉब्लम होने लगेगी। समझ में आ गई बात। तो फाइनली एक और बात यह है कि देखो, अगर मान लो इतना बड़ा चार्ज, इतना कैपेसिटेंस अगर तुम्हें होल्ड भी करना है, तो उसके लिए हमें बहुत ही इनकन्वीनियंटली लार्ज साइज, बहुत ही बड़ा साइज चाहिए होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 1 फैराड इतना बड़ा मतलब वो हो जाएगा कि हमारा अर्थ भी, जितना पूरा अर्थ है, पूरा अर्थ भी इसको होल्ड नहीं कर सकता, इतना बड़ा वो हो गया ये। तो वही कहने का मतलब है, तो समझो कि यहाँ पे किसी भी पूरे बात का सार क्या है। अगर तुम्हें इतनी कहानी नहीं भी समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं है, बस कहानी का इतना समझ लो कि किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर, एक अकेले खड़े कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, स्मॉल होगी, हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। कभी भी बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं हो सकता एक अकेले कंडक्टर का। अब हम देखेंगे इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होगा। मतलब अगर सोचो इतना एक कैपेसिटर चार्ज होल्ड ही नहीं कर पा रहा, तो हम किस तरीके से उसको यूज करें, किस तरीके से उसको बनाएं ताकि वो चार्ज होल्ड कर सके और हमारे काम में आए। बेसिकली हम प्रिंसिपल के बारे में उसके बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सोचो हमारे पास मान लो एक प्लेट रखी हुई है जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसने एक्वायर किया हुआ है, प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके पास एक दूसरी प्लेट लेके आएंगे जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल सी प्लेट है। अब तुम्हें पता है इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो ये क्या करेगा, इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे एक्वायर करवा देगा और एक पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे एक्वायर करवा देगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करवाता है तो नेगेटिव सारा इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव सारा इस साइड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ध्यान से सुनो, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसको क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, KQ/R, ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। अब यहाँ जो हम Q रखते हैं, जो चार्ज रखते हैं वो चार्ज के साथ रखते हैं, यानी अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो -KQ/R हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस आ रहा है। अब नेगेटिव वैल्यू है यानी वो पक्का पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना ये बात, यहां तो है ये आगे भी कि नेगेटिव चार्ज हमेशा पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। वही है, ये नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब सोचो, मान लो ये जो प्लेट बी है हमारी, इस बी वाली प्लेट को हमने अर्थिंग कर दी, इसकी मान लो ऐसे अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग करने से एक्चुअल में होगा क्या, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। ये बात मैंने तुम्हें इंडक्शन में भी बताई थी और फिर भी सुन लो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में हो जाएगा। यानी बचा क्या, सिर्फ प्लेट ए और प्लेट बी जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इस वाले प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, सोच के बताओ, बढ़ेगी या घटेगी। अभी देखो, Q = C × V, तो यहां से अगर तुम नोटिस करो कि C जो है वो क्या होगा, Q/V होने वाला है। यानी जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से V के। यानी अगर पोटेंशियल की वैल्यू, आई एग्री वो डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ एक रिलेशनशिप के तौर पे देखो कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो पक्का कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी जैसे ही तुम इसको पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड करोगे, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हुई और ओवरऑल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी एक आइसोलेटेड कंडक्टर की जगह जब हम एक अकेला कंडक्टर यूज करते हैं, उसको एज अ कैपेसिटर यूज करने के बजाय हम लोग ऐसे दो प्लेट अगर उनको साथ में रखें तो उनका हम कैपेसिटेंस अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। एक अकेले का बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, बट दो का बढ़ाना इजी है। ये चीज तुमने नोटिस करी, क्योंकि एक की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से पहला इन्फ्लुएंस हो रहा है और उस इन्फ्लुएंस की वजह से ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आई बात। ऐसा जो सिस्टम होता है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है जहां हम प्लेट रखते हैं, एक प्लेट नंबर ए और एक प्लेट नंबर बी, जहां एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, बेसिकली दोनों पे अपोजिट चार्ज हो, इसी
सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, और इसके बारे में अब डिटेल में देखेंगे। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो फाइनली जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, एक सिंपली एक ऐसा समझ सकते हो कि दो प्लेट्स को जब हमने साथ में लगाया, उनको लगाने की वजह से जो सिस्टम बना वो एक तरीके से क्या है, कैपेसिटर ही है। ठीक है, वो भी हमने देखा कि कैपेसिटर वही होता है जो चार्ज को होल्ड करके रखे, बट द कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहां ध्यान रखना कि जो दो प्लेट्स तुमने रखी हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस होंगे दोनों के ऊपर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। जो सिस्टम बनाया पॉजिटिव ये नेगेटिव ये क्या है, एक कैपेसिटर है। समझ में आ गया, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे तुम बैटरी के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हो, रेजिस्टेंस के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हो, है कि नहीं। तो ये जो सिंबल यूज करते हैं वैसे ही कैपेसिटर के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं। मान लो अगर फिक्स्ड कैपेसिटर है तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं, ये और दो प्लेट्स और ये प्लेट शो कर रहा है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। और वही है फाइनली जो वेरिएबल कैपेसिटर होगा, ऐसा कैपेसिटर जिसकी हम कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। याद है रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की जब रेजिस्टिविटी हम मतलब रेजिस्टेंस जब चेंज कर सकते हैं तो हम उसके लिए एरो लगाते थे, वैसे ही कैपेसिटेंस के भी लगाएंगे। वो यही शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये है एक कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोगों ने कैपेसिटर का प्रिंसिपल देख लिए, उसके जो मोस्ट कंसेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल वगैरह, वो सारी की सारी बातें जान ली। अब हम देखेंगे मोस्ट सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर कौन सा होता है, उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर है और सबसे वाइडली, सबसे ज्यादा यूज किया हुआ जाने वाला कैपेसिटर है। ठीक है, इसको ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये क्या है, सिंपल है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा सिंपल सा डायग्राम, बहुत सिंपल है, एक एक करके देखते चले जाओ। पहले ये सिंपल सी दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट है ना, तो दो प्लेट्स पैरेलली रखी हुई हैं, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, ये प्लेट इस प्लेट का जो एरिया है, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, उस एरिया को हमने ए माना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, देखो ये हमारे दो प्लेट्स हैं। अब इन दो प्लेट्स का ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट का ये वाला एरिया, ये एरिया जो है वो ए आ गया। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या माना है, डी माना हुआ है। ठीक है, अगली चीज क्या है, प्लस माइनस सिग्मा। अब प्लस माइनस सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं तुम लोग को बता चुका हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं। वही है कि अब वो जो प्लस वाला सिग्मा होगा वो किसके लिए होगा, पॉजिटिव वाले प्लेट के लिए होगा, और जो माइनस वाला होगा वो किसके लिए होगा, एक नेगेटिव वाले प्लेट के लिए होगा। सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव वाला सिग्मा और पॉजिटिव वाला सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आखिरी में क्या है, क्यू। वही है कि अगर यहां से अगर तुम्हें क्यू निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाली प्लेट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव। सिंपल सी बात है। तो ये तो सिंपल एकदम बेसिक सा डायग्राम हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, अगली चीज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं आउटसाइड द प्लेट्स, यहां वाले पोर्शन पे और यहां वाले पोर्शन पे। तो पहले देखते हैं आउटसाइड। वैसे ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे की है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। आउटसाइड का मतलब बाहर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मान लो। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट्स के बाहर अगर तुम्हें निकालना है तो ये पॉजिटिव प्लेट है। अब ये एक प्लेट है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाली जो प्लेट है वो क्या है, नेगेटिव है। अब सोचो कोई यहाँ पे अगर मान लो टेस्ट चार्ज रखा हुआ होगा, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, तो ये वाला उसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। और ये जो है ये उसको क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर होगी। तो दोनों एक दूसरे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यहां अगर तुम लोग आउटसाइड के केस में देखोगे तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आउटसाइड वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। तुम बोलोगे भैया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली वीडियो में मैं प्रॉपर्ली इसका डेरिवेशन किया हुआ है फर्स्ट वाले चैप्टर में, ये वहीं से फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूले को वैसे भी ध्यान रखो, बहुत ज्यादा यूज में आएगा, मैंने पहले ही बोला था, देखो फिर से यूज होने लगा। तो वही है, आउटसाइड के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बट वही अगर मैं इनसाइड निकालूं, ठीक है, इनसाइड मतलब बिटवीन द प्लेट्स,
बिटवीन द प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में अगर निकालेंगे तो होगा क्या, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो यहाँ कोई चार्ज रखा होगा तो ये पॉजिटिव वाला उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ही डायरेक्शन में। तो दोनों देखो, दोनों के दोनों नीचे की डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड और अपोजिट डायरेक्शन में होते तो सबट्रैक्ट। वही मैंने तुम्हें बताया था, सिंपल सी बात है। तो बिटवीन द प्लेट्स की अगर हम बात करेंगे, बीच वाले प्लेट्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, दोनों ऐड हो जाएंगे, फाइनली आंसर क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली ये आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की वैल्यू तो ये आ गई, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब फाइनली अगर यहां से तुम वो निकालना चाहो, क्या कहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास आ चुकी है। तुम लोग ये मत सोचना कि प्लस माइनस था तो हम लोगों ने फिर ऐसे डायरेक्टली ऐड क्यों कर दिया। सिंपल सी बात है, देखो मैंने तुम्हें एक ट्रिक समझा रखी है, प्लस माइनस का इस्तेमाल तब तक मत करो जब तक तुम्हें ऑलरेडी डायरेक्शन पता है। खुद सोचो, एक पॉजिटिव प्लेट है, वो उसको क्या करेगी, रिपेल ही करेगी, नेगेटिव क्या करेगी, अट्रैक्ट ही करेगी एक पॉजिटिव चार्ज को। सिंपल सी बात है। तो देखो अपने आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बात भी तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डायरेक्शन हमें पता है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमें पता है। तो हमें फालतू में इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, और यही चीज हमेशा ध्यान रखना। साइन को तब तक यूज मत करो जब तक बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, तब तक लॉजिकली यूज करो। अपने आप देखो कि अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, अपोजिट में तो सबट्रैक्ट कर दो, बस इतना करो, ठीक है। अब यहां से अगर तुम पोटेंशियल निकालने वाले हो, क्या निकालोगे, पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर बिटवीन, तो पोटेंशियल का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, क्या होता था कि ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। याद है मैंने बताया था, वैसे तो ये वैसे इस तरीके से बताया, dv बाई dx, वो भी माइनस के साथ, है कि नहीं, माइनस dv बाई dx। बट तुम इस फॉर्मूले को आराम से इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू v बाई d, मतलब सिर्फ ग्रेडियंट, माइनस की जरूरत नहीं पड़ती, उसका डायरेक्शन से मतलब है। और फिलहाल हमें डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, इतनी मेहनत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बात मैंने पहले भी बहुत बार बोली है, ठीक है। अब ये चीज है, तो यानी यहां से पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ed, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू जो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, पोटेंशियल की वैल्यू। अभी सिर्फ पोटेंशियल आया है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब तुम्हें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम लोग, क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, होता है कि नहीं होता। तो एक तो हमारे पास Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है ये, तो यहां से तुम C इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, Q बाई वी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। तो यहां से आराम से तुम ये रख सकते हो कि C इज इक्वल टू Q बाई वी, Q बाय वी, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो अब यहां से वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं कि हमारे पास जो Q है, अब इस Q की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान देना। यहां मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन में A होता है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू A हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस Q की जगह तुम आराम से क्या रख सकते हो, सिग्मा इंटू A रख सकते हो। और V की जगह तो तुमने अभी ये निकाला ही है कि नहीं, ये तो निकाल ही रखा है। ये वाला डब्बा मिटा दो, इस डब्बे की जरूरत नहीं है, फालतू में बना दिया मैंने, है ना। तो हाँ, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा d अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अगर देखोगे तो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, फाइनली हमारे पास C की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, A इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट A। अब ये A ऊपर था, ये A ऊपर रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। नोटिस करो, ये रहा हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जरा नोटिस करो ये कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया मतलब जो भी प्लेट का जो एरिया है उस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। और तीसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का क्या मतलब है, एप्सिलॉन का मतलब है कि यहाँ पे क्या नाम है, वो किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर वैक्यूम में रखा है तो वैक्यूम, एयर में रखा है, वाटर में रखा है, जैसे भी, तो जिस मीडियम में होगा उस मीडियम के हिसाब से। खैर, तो यहां से तुम लोगों ने एक बात जरूर नोटिस करी कि वो सिर्फ 3 बातों पे डिपेंड करता है।
अपने प्लेट के एरिया पर, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर, और किस मीडियम में रखा है उस पर, और वो किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गई बात? तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बड़ी सिंपल सी चीज है। इसका यूज बहुत ज्यादा है, रियल लाइफ में भी अच्छा खासा यूज है, और वैसे तो एक्चुअल में इसकी डेरिवेशन आने के चांसेस कम होते हैं एग्जाम में, बट हाँ इसका ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा मल्टीपल जगह यूज किया जाता है। हर फॉर्मूले के बीच में छोटा सा कहीं यूज हो रहा होगा, हर डेरिवेशन में कहीं छोटा सा, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन तो खैर फिर भी बहुत ज्यादा इजी सी है, बट फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।